हाँ भाई, घर में ये वाला बल्ब जलाया है। और जलाया है तो थोड़ी देर बाद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाता है जलने पर। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसके अंदर से करंट पास होती है भाई। और करंट पास होने से वो हीट क्यों कर रहा है, आज इसको हम करेंगे फील। तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अधिगम लर्निंग। माय नेम इज़ विनय शर्मा। और आज जो हम फील करने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 24 पे, डैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डैट मीन्स जब एक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है, उस चीज़ को आज हम फील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सर्किट में करंट क्यों फ्लो करता है। देखो, सर्किट में करंट फ्लो करने का कारण होता है चार्ज का फ्लो करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो ये आपने कॉपर का टुकड़ा उठाया, ठीक है, आपने कॉपर का टुकड़ा उठाया। अब इस कॉपर के टुकड़े के अंदर ना बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब जैसे इस टुकड़े को तुमने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया, एक वोल्टेज प्रोवाइड किया, या मैं बोलूँ एक बैटरी में लगाया, तो होगा क्या, बैटरी के वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मान लो मैंने इस एल लेंथ के ऊपर इस वोल्टेज वी को लगाया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसका डायरेक्शन होगा इसके बैटरी के पॉजिटिव। देखो बैटरी का पॉजिटिव ये यहाँ से, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। तो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में एक आएगा फोर्स। देखो कोई भी फील्ड आती है ना, तो फील्ड अपना लगाता है धक्का। फील्ड क्या होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को ही हम बोलते हैं फील्ड। जैसे आपके घर के एरिया का विधायक होता है तो उसकी फील्ड है, उसका वो एरिया है, वहाँ पर उसका ही राज चलता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसका राज चलेगा, और इसके राज के चलने के चक्कर में ये फोर्स लगाएगा। फोर्स होता क्या है, कुछ नहीं होता है भैया, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो पुट कर दो, तो F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू ई। अब देख रहे हो माइनस साइन ये बताता है कि जिस भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, देखो ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा जरा बता दो। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा इधर, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा इधर, मतलब सारे के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो करंट कहाँ मूव करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने फील किया था जब हम करंट पढ़ रहे थे, ठीक है। और अगर आपको और अच्छे से फील करना है तो हमने एक करंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, करंट कैसे फ्लो कर रहा था। यहाँ तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर देखो और फील करो कि करंट कैसे फ्लो करता है भाई, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करता है, मतलब करंट कहाँ फ्लो कर रहा होगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा भैया, कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि करंट होता है आई। अब देखो करंट ऐसे निकला, इधर से आया ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे 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 ऐसे, और करंट फ्लो कर गया एक पूरे सर्किट में। अब जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो किया तो इस करंट के वजह से होता क्या है, इस करंट के वजह से हीट बनने लगती है। अब ये हीट कैसे बनती है अभी हम देखना चालू करेंगे, ठीक। अभी तो मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज़ बोला कि ये करंट बहा तो इसने हीट बनाया। अब हम देखते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है भाई, उस चीज़ को फील करते हैं। चलो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि कॉपर का टुकड़ा उठाओ, घर का कॉपर का तार उठाओ। अब जैसे तुमने कॉपर का तार उठाए तो कॉपर का तार का आप बोल रहे हो कॉपर का है, हम देखते हैं एल्यूमिनियम का भी होता है, ठीक है। हम देखते हैं कई लोग सिल्वर का तार भी उपयोग करते हैं, कई लोग गोल्ड का तार भी उपयोग करते हैं। तो अलग अलग आप जिससे चाहो वैसे तार बना लो, बट जनरली 3-4 मटेरियल ही होते हैं। कॉपर होता है जो सबसे अच्छा होता है, एल्यूमिनियम इकोनॉमिकल होता है, गोल्ड और सिल्वर इकोनॉमिकल नहीं है। अगर गोल्ड की तार तुमने अपने घरों में लगाया ना तो वो चोरी हो जाएगी भाई, इसलिए लगाते नहीं है भाई। गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, करंट का, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब आपने कॉपर का टुकड़ा उठाए तो बेसिकली इस कॉपर का टुकड़े में बनता क्या है, देखो कैसे होता है वो कॉपर का टुकड़ा। देखो, तो कॉपर का टुकड़ा जो होता है ना, या मैं बोलूँ कोई भी मटेरियल होता है, एक लैटिस के फॉर्मेट में होता है। लैटिस मतलब क्या, कुछ नहीं भाई, एक रूम के फॉर्मेट में होता है। किसी भी मटेरियल का जो फॉर्मेट होता है वो एक लैटिस होता है। लैटिस समझो क्या, जैसे मान लो आपका एक ये रूम है,
ठीक है। अब इस रूम के ना सारे कोनों में, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक यहाँ, ऐसी चार चार यहाँ, मतलब चार ऊपर और चार नीचे क्या बैठे होते हैं, ये कॉपर यहाँ पर बैठे हैं, कॉपर यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठे हैं, ठीक। अब होता क्या है, ये कॉपर बैठे बस नहीं रहते हैं, ये कॉपर ना अपनी पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन का मतलब क्या, देखो 8 कॉपर के टुकड़े बैठे हैं, एक आध ऐसे बीच में और बैठा होगा यहाँ पर, एक आध यहाँ बैठा होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन में से बैठ के वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये वाइब्रेट करते हैं, ये मैंने क्या बताया, ये एक क्या है, दिस इज अ लैटिस, है ना, इसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ये किसका लैटिस स्ट्रक्चर है भैया, जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसका ये लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर अभी हमने देखा ये कॉपर। अब देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर एक बेसिकली एटम है, एक एलिमेंट है। और आप एक एलिमेंट में जानते हो, अगर मान लो कॉपर का मैं एटॉमिक का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉपर का कैसा होगा, आप बोलोगे सेंटर में होगा कि न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूमते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है भैया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते हैं ना, तब इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा समझो ये न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखा है अपने पास, समझो न्यूक्लियस बलवान व्यक्ति और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। मान लो न्यूक्लियस पापा है और ये बच्चों को कहीं जाने नहीं देता है, क्या बोलता है, भाई तू इन्हीं जगहों पे घूमो। जब ये इन्हीं जगहों पे घूमते होते हैं तब इनको बोलते हैं क्या, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। कैसे बोलते हैं भैया, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या, अरे बाउंडेड का मतलब कि ये अपने पापा से बाउंडेड है, बट तुमने क्या किया, तुमने इसको हीट दे दी, तुमने इसको एनर्जी दे दी, तुमने इसको भड़का दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके बाहर आ जाता है, इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है। तो अब क्या, जैसे मानो तुम अपने घर पे थे, पापा के इन्फ्लुएंस में थे, तुम थे बाउंडेड। अब तुमने क्या किया, दूसरी व्यक्ति ने आया, तीसरे व्यक्ति ने आके इसको भड़काया, हीट दे दिया, एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही एनर्जी आई तो अपना घर छोड़ के आ गया बाहर। और ये आएगा कहाँ भाई, कॉपर का स्ट्रक्चर तो ये देखो, कॉपर का स्ट्रक्चर तो ये कॉपर बोल रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा लैटिस ऐसा है। अगर लैटिस ऐसा है और अगर इस लैटिस में ये कॉपर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब जैसे ही तुमने भड़काया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर दिया, इस लैटिस के अंदर जम कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। मान लो ऐसा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, और यही इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने पे भागते हैं, ठीक है। तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भागते हैं क्या लगाने पे, वोल्टेज लगाने पे। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, समझ में आया, होता क्या है, इस चीज़ को अभी अपन लिख देंगे आसानी से। बस अभी यहाँ पर ऐसे समझिए कि एटम होते हैं एक लैटिस में, एक रेगुलर स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, मतलब ये देखो एटम्स ऐसे रेगुलरली जमे हैं और ये क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो लिखते जाते हैं, फटाफट समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट आपको, है ना, सबसे पहला पॉइंट आपको ये बोला कि भाई करंट का फ्लो करता है ना। करंट का फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट का फ्लो देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, करंट का फ्लो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, तो आप बोलोगे भैया अप्लाई करो वोल्टेज को, अप्लाई करो वोल्टेज को, ठीक। फिर जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ तो क्या स्टैब्लिश आएगा, फोर्स आएगा, जो कि होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है भैया, करंट का फ्लो होता है, ठीक है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है भैया। ये तो इसकी बात हमने कहानी लिखी, तो ये आपका था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि ये जो
एटम है या फिर ये जो पूरा कॉपर है, ये कॉपर बनता कैसे? तो एक लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ये एटम क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये जो एनी मटेरियल, ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है ना, जरूरी नहीं कॉपर हो, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, आपका एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो होता है इस इन फॉर्म ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, किसके फॉर्म में होता है, लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। एंड बात क्या है, एटम्स कहाँ पर होते हैं, एटम्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन मतलब उनकी पोजीशन तो फिक्स है बट वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन एंड दे वाइब्रेट क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं एट देयर पोजीशन, वो पोजीशन पे करते हैं वाइब्रेट। फिर हमने क्या बोला आपको, फिर हमने तीसरा पॉइंट ये बताया था आपको, क्या बताया था भैया तीसरा पॉइंट, कि भैया वो तो वाइब्रेट करते हैं। फिर हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक होते हैं बॉन्डेड, एक होते हैं फ्री। ठीक है, बॉन्डेड का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं वो होते हैं बॉन्डेड, है ना। तो अगर आप देखोगे कि इन एन, है ना, आप देखोगे कि इन एन एटम स्ट्रक्चर, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो क्या, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है भैया, बता दो जरा फटाफट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप बोलोगे कि न्यूक्लियस जो होता है एट कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भैया, तो एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व्स करते हैं कहाँ पर, अराउंड अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अराउंड ऑर्बिट लिखते हैं ना, यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की है। ठीक है, अराउंड ऑर्बिट, अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन अंडर न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस, है ना, जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है उसको हमने क्या बोला था, आर बोला था, बाउंडेड का मतलब क्या भैया, पापा के इन्फ्लुएंस में है, आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। वाइल इलेक्ट्रॉन हु गेन एनर्जी, जो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जो भड़क जाते हैं, एंड लीव क्या कर देते हैं, लीव्स द एटम का स्ट्रक्चर। देखो एटम के स्ट्रक्चर को लीव किया, कहां पर गया, लैटिस के स्ट्रक्चर में। देखो ये था आपका एटम का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन यहां पर थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन ने यहां से अपना घर छोड़ा, कहां गए, अपने मोहल्ले में गए, कहां गए, अपने मोहल्ले में गए, अपने लैटिस पे गए। लीव्स द एटम स्ट्रक्चर एंड यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, है ना, एंड प्रेजेंट या फिर मूव्स टू कहाँ मूव करते हैं बता दो, एंड मूव्स टू, बोल दो भैया, मूव्स टू कहाँ पर, अरे लैटिस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अभी आपने मोटी मोटी इतनी बातें समझा और हमने फटाफट लिख दिया। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, अब देखो होता क्या है ना, हमने अभी 3 पॉइंट समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है वो देखा, फिर हमने देखा कि भैया लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी फिर हमने देखा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो क्या होता है, देखो जैसे ही मैंने क्या बताया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रेजेंट है इस कॉपर के स्ट्रक्चर में, क्या ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं भैया, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मैंने बताया था ये जो कॉपर के एटम है ना, ये भी तो प्रेजेंट है, ये कॉपर के आयंस भी तो प्रेजेंट है। देखो अगर मैं इस कॉपर के एटम से, ध्यान से समझना, अगर इस कॉपर के एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं तो क्या ये कॉपर का प्लस आयन बन जाएगा? हाँ भैया, तो क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लैटिस में आ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन लैटिस में आ गया, तो क्या यहाँ पर कॉपर के आयंस बच गए? हाँ भैया, और ये जो आयंस होते हैं ना, ये इमोबिल होते हैं। इमोबिल का मतलब ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये भागते नहीं है इलेक्ट्रॉन की जगह। ऐसे सोचो, ये तो
बहुत छोटे छोटे बनाया भाई मैंने। ऐसा सोच के देखो कि छोटा सा रूम है और बड़े बड़े ऐसे आइटम्स लगे हैं, है ना, बड़े बड़े आइटम्स लगे हैं। सोच के देखो, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये आपका क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लैटिस स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एटम इतने छोटे नहीं होते हैं भाई, एक्चुअली में एटम बड़े बड़े होते हैं, ऐसे देखो बहुत बड़े बड़े एटम्स है ऐसे, और बहुत कम कम स्पेस बच रहा है आपके बीच में, ऐसे समझो। ये सब ये क्या है, ये सब आयंस हैं, ये सब क्या है, आयंस है। आयंस कैसे बने भैया, इनने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया, लैटिस को दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस को दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने देखा जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किया तो बनी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 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 देखो, जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बनी तो आया फोर्स, फोर्स जैसे ही आया तो इलेक्ट्रॉन का मोशन आया, और इलेक्ट्रॉन का मोशन आया तो करंट आया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ धक्का लगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू किया, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू किया, अब वहाँ पर जो आयंस थे वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। सोच के देखो, तुम इधर भाग रहे हो, तुम्हारे पास एक लड़का आया वो ऐसा ऐसा हिल रहा है, तुम एक रास्ते पे जा रहे हो और कोई कार वाला अपनी कार आगे पीछे कर रहे हो, क्या तुम्हारे कार पे, क्या तुम्हारे मोशन पे उस मूविंग कार ने हिंड्रेंस डाला, क्या वो मूविंग कार ने ऑब्स्ट्रक्शन डाला, क्या तुम भिड़ जाओगे उस मूविंग कार से जाके, हाँ भैया मैं भिड़ जाऊंगा। सेम भी तो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है समझना, देखो जैसे मैंने मान लिया ये एक आपका इलेक्ट्रॉन का रास्ता है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का एक रास्ता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे मूव करना चालू कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो आयन था, यहाँ पर जो आयन था, ये आयन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इससे भिड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, ओहो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भिड़ा, मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में, मोशन के चक्कर में, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी आई थी, क्या ये भिड़ने के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर देगा? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या यही बोलती है कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वही एनर्जी जाती है आपकी हीट के फॉर्मेट में, वही एनर्जी जाती है आपके हीट के फॉर्मेट में। और जब ये इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, जैसे सोचो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन पे आया, इससे टकराया, क्या हुआ भैया, हीट निकली, ठीक है, हीट निकल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी हुई थी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, ऐसे लगी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे टकराया तो इलेक्ट्रॉन फिर से रुक गया, हाँ भैया रुक गया, फिर इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू करेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो फिर से तो आगे एटम है एक और, इस एटम से फिर से टकराएगा, है ना, इस एटम से फिर से टकराएगा, क्या होगा भैया, फिर से हीट निकलेगी। देखो क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ मेटल्स में, अगर हम बात करें ना मेटल्स में, तो मेटल्स में भाई आपके एक स्क्वायर यूनिट में 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझो अगर आपने एक स्क्वायर मीटर का टुकड़ा माना, एक स्क्वायर मीटर, इतना बड़ा टुकड़ा माना एक स्क्वायर मीटर पे, तो 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इतने ही सारे आपके होते हैं आयंस भी। तो कितना ज़्यादा कोलिजन हो रहा होगा, कितना ज़्यादा हीट निकल रही होगी। और यही कारण है जब करंट फ्लो करता है ना तो हीट बन जाती है। क्या आपको फील हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे जनरेट हो रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या बात लिख ली थी, हमने बात ये लिख ली थी कि भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातें और लिख रहे हैं, चलो थोड़ी सी बातें और लिखते हैं, फिर उसके बाद अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था हाँ, when we apply, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, then electron moves इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे मूव करना चालू करता है, ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। एंड वाइल इन मोशन, एंड वाइल इन मोशन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोलाइड्स विथ, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ, किसके साथ कोलाइड करता है भैया, कोलाइड्स विथ इमोबिल आयन। अब देखो इमोबिल का मतलब क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं ना, ये जो आयंस हैं, ये आयंस अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, ऐसा समझो इसकी जगह फिक्स है और बस ये ऐसे 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 हिल रहा है। ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया, जैसे इससे टकराया हीट निकली, क्यों निकलेगी भैया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई ना, ये टकराएगा। मान लो तुम बेसिकली मूव कर रहे हो, कार आगे पीछे चल रही है, तुम आके टकराए, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट तो हो गई, कहाँ जाएगी,
हीट में चली जाएगी, ठीक है। टकरा टकरी में हीट तो निकलती है ना, गर्मा गर्मी तो पैदा होती है, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो कोलाइड्स विथ मोबिल आयन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन then converts into कैसे कन्वर्ट हो जाती है बता दो जरा, हीट एनर्जी, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक माइक्रोस्कोपिक व्यू था कि हीट बनती कैसी है, ठीक है। अभी हमने देखा हीट कैसे बनती है, और इसी चीज को ना, हीट बनने का एक जो मेन कारण है, इसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता क्या है, करंट में ऑपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। हाँ भैया मुझे एक बात बताओ, करंट है क्या, इलेक्ट्रॉन का मोशन को ही तो हम करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो कोलाइड कर रहा है, वो कोलिजन ही तो उसका अपोजिशन है ना भाई, यही कारण है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस फील करना है तो यही वो फील है, समझो। इलेक्ट्रॉन मूव करा, वाइब्रेटिंग एटम से टकराया, हिंड्रेंस मिला उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक अपोजिशन मिला, उस अपोजिशन को ही तो आप बोलते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, दिस हीट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। चलो तो अब हो गया हमारा मेन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ हीटिंग, है ना। तो टॉपिक का नाम क्या था, आपका टॉपिक का नाम था माइक्रोस्कोपिक व्यू, है ना। क्या था, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ रेजिस्टेंस मान लो, या तो हीटिंग इफेक्ट, है ना। क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये टॉपिक का नाम आप डालेंगे और लिखना चालू करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे भैया, है ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू टॉपिक है, ये डायग्राम सबसे पहले बनेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये डायग्राम बना करके हम इसको समाप्त करेंगे, और जैसे ही आप लिखेंगे हम इसको मिटाएंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और देखो अभी तक तो हमने जूल्स लॉ को चालू भी नहीं किया भाई, जूल्स ने क्या बोल के गया था अभी हमको नहीं पता, अभी तो सिर्फ हमने ये देखा कि ये हीट बनती कैसे है। देखो अभी हमने देखा हीट बन जाती है, जूल्स लॉ ने ये बताया कि हीट कितनी बनती है भाई। समझो जैसे मैंने बोला, तुम अपनी गाड़ी ड्राइव करके ला रहे थे, एक कार वाला अपनी कार पीछे ला रहा था, तुमने भेड़ दिया जाके, तुमने भेड़ दिया, अबे दोनों के बीच में लड़ाई होगी, कितनी लड़ाई होगी वो बताया था किसने, जूल्स बाबा ने, ठीक है। तो फटाफट नोट करो जूल्स लॉ को, फिर इसका फील करते हैं। हाँ भाई हो गया क्या नोट, हाँ भाई हो गया है नोट, तो चलो फटाफट रब करते हैं। अब देखो अपना जो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है, उसमें हर एक वीडियो में हम अपने स्टार्टिंग में एक बेस बनाते हैं। बेस बनाने का मतलब ये है, आप कोई भी टॉपिक उठा करके देख लो, मैंने उस टॉपिक को उसके एक्चुअलिटी से चालू नहीं किया है। हम हमेशा 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे घंटे हम सिर्फ बेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान भी आए जिसने बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है, उस बंदे को भी उस चीज़ को पूरी तरीके से फील आना चाहिए। और यही हमारा मोटिव है कि हर एक बच्चा फील कर पाए इस फिजिक्स को कि भैया होती क्या चीज़ें हैं चीज़ें। अब यहाँ पर क्या कोई नई चीज़ है क्या? नहीं है। देखो जो जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो एटम का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज कैसे आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, या मैं बोलूँ तो वोल्टेज हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। तो ये जो 90 डेज़ का जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, इसकी हर एक वीडियो खुद में सफिशिएंट है एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो और भी वीडियोस इसमें बहुत अच्छे अच्छे डाल के रखे हैं हमने, है ना। और आज डे नंबर 24 चल रहा है, तो पिछली 23 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो में फील आएगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया पढ़ करके, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, अपना टॉपिक को प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा अभी तक तो हमने ये चीज़ देखा कि हीट बन जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि हीट कैसे बनती है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? अगर मैं तुमसे बोलूं भाई कि तुमने करंट को दौड़ाया, हीट बनेगी? हाँ भैया हीट बनेगी। पहला पॉइंट है ना, हीट के पैरामीटर्स देख रहे हैं हम, है ना, कैसे हीट बनती है। तो हम वो देख रहे हैं हीट पैरामीटर्स, है ना, या हम बात करें तो हीटिंग पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, या फिर हीटिंग पैरामीटर्स ही लिख लो उसको, है ना। देखो पैरामीटर्स या तो इसको बोल लो कंडीशंस, ठीक है। पहली कंडीशन अगर मैं तुमसे बोलूं, क्या ये हीट डिपेंड कर रही है, क्या ये हीट डिपेंड कर रही है करंट पे? डिपेंड कर रही है करंट पे? समझ सोच के देखो,
हीट बनी क्यों? तुमने करंट को मूव करवाया, कोलिजन हुआ, हीट बनी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट डिपेंड कर रही है करंट में? हाँ भैया। अच्छा, अगर जितनी देर तुम करंट अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। सोचो, करंट ज़्यादा देर तक आ रहा है, करंट ज़्यादा देर तक आ रहा है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या था, करंट पे डिपेंड कर रही। इसका मतलब क्या, अगर ज़्यादा तेज धक्का है, सोच के देखो, करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या, चार्ज का मोशन ज़्यादा होना, चार्ज का मोशन ज़्यादा होना। अगर चार्ज तेज मूव कर रहा है, तुम अपनी गाड़ी को तेज मूव कर रहे हो, तो तुम सामने वाले को तेज ठोकोगे, ज़्यादा हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? पहला पॉइंट वही है कि हीट डिपेंड कर रहा है करंट पे। ठीक, अगर मैं तुमसे बोलूं अब ज़्यादा देर तक का तुमने हीट का करंट डाला, ज़्यादा देर तक डालने का मतलब क्या, एक गाड़ी आई ठुकी, फिर दूसरी गाड़ी आई ठुकी, तीसरी गाड़ी आई ठुकी, करंट ज़्यादा देर तक डाल रहे हो, तुम टाइम वाला डाल रहे हो, तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट। हाँ भाई, तो सेकंड पॉइंट भी यही है। क्या है पॉइंट भाई, हीट जो है डिपेंड करेगी किस पे, टाइम पे। बिल्कुल सही बात है भैया। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम्स बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम्स बहुत कम वाइब्रेट कर रहे हैं, और एटम्स इमोबाइल आयंस की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं को एटम बोलते हैं ना, उनके एटम्स कुछ कुछ कम कम भी हैं और कम कम वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक मान लो दो रास्ते हैं, एक रास्ते में बड़ी सी कार आगे पीछे कर रही है, दूसरे रास्ते में छोटी सी कार आगे पीछे मूव कर रही है। मुझे एक बात बताओ, कौन से रास्ते में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तुम बोलोगे भैया जो बड़ी सी रास्ता है उस पर छोटी कार मूव कर रही है तो वहां पर एक्सीडेंट कम होगा, और जब छोटे से रास्ते में बड़ी सी कार मूव कर रही है तो एक्सीडेंट ज़्यादा तेज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसी चीज़ को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी चीज़ को, अपोजिशन को ही तो रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। देखो, बड़ी जगह थी, छोटी कार थी, अपोजिशन कम मिल रहा था तुमको, छोटी जगह बड़ी काम, अपोजिशन ज़्यादा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ जहाँ अपोजिशन ज़्यादा तो वहाँ टकराव ज़्यादा। भाई सोचो, देखो छोटी पतली सी रोड है, एक बंदा कार पीछे कर रहा है, तुमने ले गया ठोक दिया, है ना, हीट बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बड़ी सी रास्ता है, चौड़ी सी रास्ता है, और छोटी सी कार आगे पीछे कर रहा है, तुम लेके गए अपनी कार तेजी से, और तुमने ठोकते ठोकते बचा भी लिया, ऑपोजिशन तुमको कम मिल रहा है, तो हीट भी कम बनेगी। हाँ भैया, तो हीट क्या मैं बोल सकता हूँ इस ऑपोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ भैया, तो थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो हीट है क्या ये डिपेंड कर रही है किस पे, ऑपोजिशन पे, और इसी ऑपोजिशन को क्या हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ भैया, इसी ऑपोजिशन को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो तीन स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये तीनों ही स्टेटमेंट हैं आपके जूल बाबा के। जूल बाबा ने आपको सिंपल सी ये बात बोली थी कि ये जो हीट बनती है, ये जो हीट बनती है, ये बराबर होती है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। बस यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, हीट क्या करंट पे डिपेंड करती है, हीट क्या करंट पे डिपेंड करती है, हाँ, हीट क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, हाँ, हीट क्या टाइम पे डिपेंड करती है, हाँ। भाई ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज जूल्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भैया? हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। बिल्कुल, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो देखो, अगर मैं करंट की वैल्यू उठा करके डाल दूं यहाँ से V बाय आर, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। देखो, करंट की वैल्यू उठा करके V बाय आर डाला, तो हीट की वैल्यू H इज इक्वल टू आई की वैल्यू डालो V बाय आर, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। क्या कोई दिक्कत नहीं? एक आर से एक आर का कल्याण, तो हीट क्या बन गई, हीट बन गई V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्या ये हीट के दो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? हाँ भैया, हीट होती है वो आई स्क्वायर आर टी होता है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो हीट जो होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है। क्या ये समझ में आया? अब यहाँ पर ये जो हीट है इस पर देखो डिपेंड कहाँ कहाँ कर रहा है, वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे, टाइम पे, है ना, और टाइम पे। यहाँ पर सभी चीज़ों को अब जब हम आगे चल के न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीज़ों की वैल्यू एसआई सिस्टम पे डलेगी। मतलब आप जब हीट निकालोगे तो ये आएगा काय में, जूल में आएगा सबसे पहले, एसआई सिस्टम। करंट डालोगे काय में डालोगे, आप एम्पियर में डालोगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिली एम्पियर दिया हो, माइक्रो एम्पियर दिया हो, बट आप काय में डालोगे, एम्पियर में डालोगे। रेजिस्टेंस काय में डालोगे, ओम में डालोगे। ठीक है भैया। टी क्या है? टी इज अ टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? इट इज सेकेंड, इट इज ऑलवेज सेकेंड। क्वेश्चन में दिया रहेगा एक घंटे में कितनी एनर्जी निकली वो आप बताओ, बट आप किस में डालोगे? सेकेंड्स में डालोगे। तो एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं वो बताओगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 10 मिनट में कितनी एनर्जी निकली, तो 10 मिनट में कितने सेकंड
एलिमेंट्स होते हैं उसको डालोगे आप, ठीक है। हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वोल्टेज काय में डालोगे, वी काय में डालोगे, वोल्ट्स में डालोगे, तो ये आप बेसिकली लिखेंगे, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है, चलो अब लिख रहे हैं हम, ये तो बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेटमेंट लिखे थे। अब जूल्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं जूल्स स्टेटमेंट। क्या लिख रहे हैं, जूल्स के स्टेटमेंट। क्या है भाई जूल्स के स्टेटमेंट, बता दो जरा, देख के बता दो। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये जो हीट है किस पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, ठीक है। तो जो हीट है किस पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बता दो भैया क्या है, ये जो हीट है क्या है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने क्या डिपेंड कर रहे हैं, इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, देखो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट मुझे बताओ, क्या ये जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ भैया। अच्छा भैया, क्या यहाँ पर जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, हाँ भैया। ये जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर पे। भैया यहाँ पर जो हीट है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर जो हीट है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या हो गया भैया। तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब करंट दिया है, और ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब है, जब वोल्टेज दिया है। तो अगर मैंने हीट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हेन, कब, जब करंट दिया होगा, व्हेन करंट इज गिवन, ठीक है। जब करंट दिया होता है ना, तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, मतलब करंट दिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब वोल्टेज दिया है तो कहाँ प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिख देते हैं इस बात को भी, ठीक है। ये जो हीट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, बिल्कुल देखो है कि नहीं है, हाँ भैया। ये कब है पर, व्हेन वोल्टेज इज गिवन, व्हेन वोल्टेज इज गिवन। क्या फील हो रहा है आपको। देखो हमने पहले भूमिका बनाई कि होता क्या है, हीटिंग पैरामीटर्स क्या है, फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अब हम लिख रहे हैं जूल्स के स्टेटमेंट्स। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, और जैसे ही आप नोट करेंगे अब हम चालू करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है। फटाक से नोट करिए। हाँ भाई हो गया है का नोट, चलो अब तो नोट हो गया भैया। अब आपने जब लेक्चर को चालू किया था तब आपने ये बोला था कि आपने वो पुराना वाला बल्ब देखा है कि नहीं, ये वाला बल्ब देखा है कि नहीं। कौन सा बल्ब, अरे भैया आपने ये वाला बल्ब देखा है कि नहीं, देखो स्क्रीन में आ गया होगा, आपने ये वाला बल्ब देखा है कि नहीं, है ना। यही वाला आपने पूछा था कि ये वाला बल्ब देखा है कि नहीं। अब इस बल्ब को जब हम पहले चालू करते थे, आजकल तो नहीं आते, आजकल तो आप LED बल्ब यूज़ करने लगे हो, पहले जब ये बल्ब आते थे आप इनको चालू करते थे तो ये क्या करते थे, लाइट निकालते थे, और ये गर्म भी होते थे, और इनको हम सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करते थे। तो ये कहाँ से है भाई, ये जूल्स लॉ पे ही बेस्ड है, अभी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है, इट इज़ द यूज ऑफ जूल्स लॉ। मतलब हम इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भैया इस्तेमाल आप करते हो इस चीज़ को, सोच के देखो, आप सोच के देखो आपके घर में जो आयरन है, आप जैसे इस्त्री करते हो अपनी शर्ट स्कूल वाली कॉलेज वाली, क्या वो आयरन गर्म होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। तुम लगाते हो ना प्लग में, कि तुम उसके अंदर कोयला भरते हो, अरे भाई तुम प्लग में लगाते हो, और जब आप प्लग में लगाते हो किसको, अपने इलेक्ट्रिक आयरन को, तो वो 1-1.5-2 मिनट बाद वो गर्म होना चालू हो जाता है। और वो क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। तो जो पहला आपका एप्लीकेशन है, मैं बोल रहा हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अब पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ, इसी को बोलते क्या है, हीटिंग इफेक्ट। तो क्या एप्लीकेशन है भैया, हीटिंग इफेक्ट क्या एप्लीकेशन है बता दो जरा। पहला एप्लीकेशन है हाउस होल्ड अप्लायंसेस। देखो भाई हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कौन कौन से आते हैं भैया, आपका इलेक्ट्रिक, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री क्या करते हैं हम प्लग में घुसेड़ते हैं, गर्म होना चालू हो जाता है, और इससे प्रेस करके हम रख देते हैं। अगर वो गर्म नहीं होता तो क्या प्रेस होता, नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने इलेक्ट्रिक ओवन देखा है क्या, इलेक्ट्रिक ओवन, ओवन मतलब क्या, अरे जो हीट निकालती है जिसमें हम बेसिकली केक वेक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, वो जब तक गर्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा है क्या, अरे कौन सा हीटर भैया, किसकी बात कर रहे हो, अरे वही हीटर जिसको आप सर्दियों में आप अपने कंबल के अंदर घुसेड़ के रख लेते हो। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हीटर आने लगे हैं, एयर निकलती है गर्म हवा, वो करता क्या है, कुछ नहीं होता है भाई, इससे समझो, ठीक है। जैसे मान लो एक बेसिकली तुमने एक टुकड़ा लिया, ऐसे 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 बहुत सारी कॉइल बना दी, ऐसे 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 कॉइल बनाया, और इस कॉइल को तुमने घुसेड़ दिया कहाँ पर, प्लग में। तुम घर में बना सकते हो, है ना। और इसको कहाँ पर घुसेड़ दिया तुमने, ये सॉकेट बनाया, ये 3 पिन सॉकेट, तुमने यहाँ पर ऐसे
इसको अप्लाई कर दिया ऐसे। अब ये क्या होगा, करंट को लेगा। अब जैसे इसने करंट को लिया, इस करंट को लेने के बाद ये अपनी हीट बनाएगा। हाँ भैया हीट बनाया। अब तुम क्या करो, यहाँ एक पंखा रख दो मस्त सा, यहाँ पर एक पंखा रख दो, इस पंखे को घुमा दो, इस पंखे को घुमा दो। जैसे ये पंखे को घुमाओगे, देखो ऐसा पंखा रखा है, इसको घुमा दो, यहाँ पर आपकी कॉइल है। जैसे इस पंखे को घुमाया तो क्या कॉइल, ये जो गर्म हवा की आस पड़ोस की वो गर्म हवा तुमको ब्लो कर देगा। हाँ भैया, तो ये जो इलेक्ट्रिक हीटर आजकल आ रहे हैं ये इसी प्रिंसिपल पर तो वर्क करते हैं। ठीक है भैया, चलो अब सेकंड जो आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है पहले के टाइम पे, वो है इनकैंडेसेंट बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब जिसकी मैं बात कर रहा था, इनकैंडेसेंट बल्ब पीले वाले। अब ये बल्ब होते क्या है समझना। जैसे क्या है, देखो आपने क्या किया, आपने कॉइल लिया ऐसा, ये आपने ऐसी कॉइल ली, बढ़िया सी कॉइल ली, और इस कॉइल के ना ऊपर आपने क्या किया, कांच चढ़ा दिया। ये आपने कांच चढ़ा दिया, ये आपने क्या किया, दिस इज ग्लास। एक ग्लास के अंदर एक कॉइल ली है ना, और जो कॉइल जो जनरली होती है ये होती है टंगस्टन। क्या होती है, टंगस्टन। टंगस्टन की कॉइल ली और उसके बीच में क्या लिया आपने, एक गैस ली, जो कि गैस कौन सी होती है, जो कि एक्टिव गैस नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्गन गैस। ये गैस बेसिकली क्या होती है, इनएक्टिव गैस होती है। मतलब समझो, अगर मैंने इस पे समझो ये कॉइल की वो है, ये कॉइल का बेसिकली तार आया है, इस तार को तुमने एक बैटरी में लगाया। जैसे ही तुमने इसको बैटरी में लगाया, बैटरी से करंट गया। हाँ भैया, करंट गया। और जब करंट इस कॉइल से मूव किया तो जैसा यहाँ हीट बनाया था वैसा हीट यहाँ भी बनाएगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो तार तुमने लिया था ना, ये लिया था नाइक्रोम। अब नाइक्रोम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ज़्यादा हीट बनाता है, लाइट कम बनाता है। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो हीट भी बनाता है, लाइट भी बनाता है, पर लाइट ज़्यादा बना रहे हो। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इनकैंडेसेंट इफेक्ट। इनकैंडेसेंस का मतलब क्या, देखो इनकैंडेसेंस का मतलब होता है भाई, जब इलेक्ट्रिक करंट लाइट बना दे तो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। और ये इनकैंडेसेंट बल्ब क्या था, करंट के थ्रू लाइट बनाने वाली प्रक्रिया थी, इस वजह से इसका नाम क्या है, इनकैंडेसेंस बल्ब है। तो क्या आपको फील हो रहा है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना ज़्यादा यूजेबल है। हाँ भैया, चलो अब इसका जो थर्ड उपयोग जो होता है ये तो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। और ये इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो सुना होगा आपके हाउस का फ्यूज़। हाउस का फ्यूज़ क्या होता है, अरे घर में कभी कभी हम बहुत बड़ा अप्लायंस मान लो ऐसा कुछ चालू कर देते हैं, हीटर चालू किया, घर की लाइट गोल, पापा जाते हैं क्या करते हैं, घर से निकालते हैं फ्यूज़ और देखते हैं अरे फ्यूज़ जल गया, और फिर से उस फ्यूज़ को एक तार लेते हैं पतला सा, उसको लगाते हैं और वापस चालू लगा देते हैं तो लाइट आ जाती है चालू। तो ये जो फ्यूज़ है ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। अब समझो कैसे, जैसे फ्यूज़ जनरली ना होता क्या है, इट इज़ लो रेजिस्टेंस वायर। एक लो रेजिस्टेंस भी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। लो रेजिस्टेंस भी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। समझना कैसे, देखो मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका मान लो घर है, ठीक। घर में लाइन जब आई, देखो समझो घर में आपके लाइन आई बाहर से, ठीक है। ये लाइन कहाँ गई भैया, मीटर में गई, तो मैंने इसको मीटर यहाँ बना लिया, ठीक है, ये आपका मीटर है। अब मीटर से आपके यहाँ पर बोर्ड आई और इस बोर्ड में तुमने लगा के रखा है मान लो फ्यूज़, ये है आपका फ्यूज़, ठीक है, और आपके घर में चले गई लाइन, ठीक है। ये आपने क्या लगा के रखा है, ये आपने लगाया है फ्यूज़, ठीक है, दिस इज़ योर फ्यूज़। अब देखो होगा क्या, जैसे ही तुमने घर में कोई लोड डाला, यहाँ पर लोड ऑन किया, तो होगा क्या, इस घर में लोड आने की वजह से एक करंट आएगा, कहाँ, लाइन से। अब करंट मान लो लोड बढ़ाया, लोड जब आप बढ़ाते हो ना, इसका मतलब आप करंट को बढ़ाते हो। लोड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने हीटर ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, बहुत सारा लोड एक साथ डाल दिया, तो क्या किया, उस एसी ने भी करंट को खींचा, हीटर ने भी करंट को खींचा, और ये सब आएगा करंट कहाँ से, अरे तुम्हारे घर के खंभे से ऊपर से जो लाइन आती है ना, ट्रांसमिशन लाइन, उससे ही तो आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उसी से तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से करंट आया, इसने करंट खींचा। अब ये करंट, मुझे एक बात बताओ, क्या ये करंट घर में आएगा, हाँ भैया। अब मान लो तुम्हारे जो घर थी इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर की थी, मतलब तुम्हारे घर के जो तार थे ना वो तार 10 एम्पियर झेल सकते थे। अब तुमने लाइट चालू किया और यहाँ से मान लो 15 एम्पियर आ गया, तो होगा क्या,
तुम बोलोगे 15 एम्पियर अगर इस 10 एम्पियर वाले तार में आ गया तो तार तो जल जाएगा। भाई सोच के देखो, सोच के देखो, देखो 15 एम्पियर इस 10 एम्पियर से ज़्यादा है। जब 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो ये जो आई स्क्वायर आर टी हीट था, हीट क्या होती है भैया, हीट होती है आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट बढ़ा तो ये हीट बढ़ी, अगर हीट बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो क्या वायर जल जाएगा, क्या घर में आग लग जाती है? हाँ भाई, तुमने देखा है, सुना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लोड बढ़ गया आपका, हैवी करंट आ गई घर के अंदर और तुम्हारी आग लग गई। और इस हैवी करंट को बचाने के लिए हम एक पतला सा तार लगाते हैं, पतला सा। अब पतला सा तार क्यों लगाया? ये पतला सा तार इसलिए लगाया भाई मैंने, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। मान लो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी तुमने रखा सिर्फ 8 एम्पियर। मतलब क्या कि भाई तेरे घर में 10 एम्पियर के तार लगे थे, तूने अपना फ्यूज डाला 8 एम्पियर का। इसका मतलब क्या कि 8 एम्पियर के ऊपर जैसे ही इस पे करंट आएगी तो आई स्क्वायर आर टी से करंट मान लो 8 एम्पियर आया तो कुछ 8 एम्पियर की हीट बनी। हाँ भाई 8 एम्पियर की हीट बनी और ये जो तार था ना, इस 8 एम्पियर की हीट के चक्कर में टूट गया। और जैसे ये तार टूटा तो तेरे घर में जो 15 एम्पियर करंट आने वाला था वो आ ही नहीं पाएगा, है ना। और अगर नहीं आ पाया तो तेरा घर जलने से बच जाएगा। बट आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग करते हैं, अब बार बार फ्यूज बोल रहा है, एक मोटी सी तार लाएंगे, मोटी सी तार लाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे बहुत मोटी सी तार। अबे अगर तुमने बहुत मोटी सी तार यहाँ पर जोड़ा तो जो तुम्हारा फ्यूज 8 एम्पियर का बना था तुमने मोटा करके इसको 20 एम्पियर कर दिया। भाई मेरे, क्या वो फ्यूज का काम रह गया? क्या वो फ्यूज अब काम करेगा? सोचो, 15 एम्पियर करंट आई, फ्यूज से तो निकल गई ना। भाई ये तार थी पहले, इतनी पतली तार थी, अब तुमने मोटा करके तार इतना मोटा जोड़ दिया। तुम बोल रहे हो बार बार उड़ जा रही है, तुम बोल रहे हो उड़ जा रही हो तो मैं तो अब ये लगाऊंगा। अरे तुम्हारी तार उड़ने के चक्कर में अब तुम पूरा घर उड़ाओगे। पहले तो सिर्फ तार उड़ रही थी, तब तक तो चल रहा था भाई, अब तो तुम पूरा घर उड़ाओगे इस फ्यूज के तार को मोटा डालने के चक्कर में। ऐसा कभी मत करना भाई। फ्यूज की तार हमेशा पतली होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो हीट को कम झेल पाए। वो हीट जब उस पर लगे आई स्क्वायर आर टी से, जूल्स लॉ से, तो वो हीट के चक्कर में वो फ्यूज पिघल जाए और फ्यूज टूट जाए। और सोच के देख, वो जो हैवी करंट आ रही थी जो तेरे घर को बार देती, वो बारने से रोक दिया उसने। तो फ्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। आई थिंक आपको फील हुआ होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या फील हो रहा है? हाँ भाई फील हो रहा है। चलो, तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी खत्म होते हैं। अब हम तो जो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, इसमें हम इसी प्रकार से हर एक कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं। एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी स्केच। कॉन्सेप्ट नंबर 24 था 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ का, ये होता है समाप्त इस जगह पे। हम अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।